नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम आपको स्टॉक्स की 6 डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। ये कैटेगराइजेशन का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट में दिया था। तो चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीटर लिंच के अकॉर्डिंग कंपनी को उसके बिजनेस मॉडल के बेसिस पर 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें सबसे पहली है स्लो ग्रोअर्स। स्लो ग्रोअर्स के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये ऐसी कंपनीज हैं जिनकी ग्रोथ स्लो हो चुकी है। अब किसी भी कंपनी की ग्रोथ स्लो होने के पीछे मेनली 2 रीजन हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि वो कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि उसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बची हैं। इसका एक एग्जाम्पल HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर हो सकता है, क्योंकि HUL इतनी बड़ी FMCG कंपनी है कि ऑलमोस्ट सारा मार्केट शेयर उस कंपनी के पास ही है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के लिए ग्रो करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं बचती हैं और इसलिए उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है। इसके अलावा स्लो ग्रोथ का दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वो कंपनी ऐसे सेक्टर में काम करती है जो सेक्टर ही ग्रो नहीं कर रहा है। इसका एक एग्जांपल आप कैस्ट्रॉल कंपनी को ले सकते हैं, क्योंकि कैस्ट्रॉल पेट्रोल और डीजल कार्स के लिए लुब्रिकेंट बनाती है। अब क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिस वजह से उस सेक्टर में ही ग्रोथ नहीं बची है, इसलिए वो कंपनी भी ग्रो नहीं कर रही है। तो स्लो ग्रोअर्स ऐसी कंपनीज हैं जिनकी ग्रोथ स्लो हो चुकी है। अगर आप ऐसी कंपनी को पहचानना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि इनकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कम होती है। क्योंकि इनकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कम है, तभी तो ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही है और स्लो ग्रोअर्स में आ रही है। सेकंड, इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, यानी इन्हें सामान बेचने के बाद भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। थर्ड, ये ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो कि किसी ऐसी कैटेगरी में काम कर रही है जिसके जो प्रोडक्ट्स है वो काफी मैच्योर हो चुके हैं, जैसे हमने आपको कैस्ट्रॉल का एग्जांपल दिया था। और फोर्थ, इस टाइप की जो कंपनीज हैं इनका कैश फ्लो जो होता है वो जनरली स्टेबल होता है, क्योंकि ना इनके पास पैसे आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और ना ही खर्च करने की कोई अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसके बाद सेकंड है फास्ट ग्रोअर्स। इसका नाम सुनकर भी आपको समझ आ रहा होगा कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही हैं, या फिर ये ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं जो कि किसी ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जिसमें बहुत सारे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। एग्जाम्पल, डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स, जिसके पास इंडिया में डोमिनोज के राइट्स हैं, वो भी एक फास्ट ग्रोअर कंपनी है। और अगर इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्योंकि ये कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है, इसलिए इनका जो अर्निंग ग्रोथ होता है वो भी हाई होता है और ऐसा देखा गया है कि वो जनरली 15% से ज्यादा होता है। दूसरा, इनके जो मार्जिन होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं। तीसरा, ये जनरली कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज होती है, मतलब ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स को फेस करती हैं। जैसे डीमार्ट का हमने आपको एग्जांपल दिया था, वहां पे आप डायरेक्टली जाकर सामान खरीदते हैं। फोर्थ, अब क्योंकि ये कंपनी ग्रो कर रही है तो ये जनरली बहुत ज्यादा पैसा अपने आप को ग्रो करने में इन्वेस्ट करती हैं, इसलिए इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो भी हाई होता है। और फिफ्थ, इनकी ग्रोथ का एक रीजन ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो पूरा सेक्टर ही ग्रो कर रहा है, जिस वजह से वो कंपनी भी ग्रो कर रही है। इसके बाद थर्ड है स्टॉलवर्ट्स। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, इनका मार्केट शेयर ज्यादा है, मतलब ये उस सेक्टर की बड़ी कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बची हैं। ये जनरली वो कंपनीज होती हैं जो कि पहले फास्ट ग्रोअर्स थे, लेकिन अब ये लार्ज कैप कंपनीज बन चुकी हैं। बट लार्ज कैप कंपनी बनने के बावजूद भी इनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा स्लो डाउन नहीं आया है। इन्हें मार्केट में कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि हर साल 12 से 15% के रेट से अपनी अर्निंग को कंपाउंड कर रही हैं। अगर इंडियन मार्केट में इनका एग्जाम्पल देखें तो इसमें HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन जैसी कंपनीज आती हैं। और अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें सबसे पहला है कि इस टाइप की कंपनीज की जो बैलेंस शीट होती है वो काफी स्ट्रांग होती है और उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं होता है। सेकंड है कि इनके जो कैश फ्लो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, यानी अच्छे खासे होते हैं। थर्ड, हमने आपको बताया है कि इस टाइप की जो कंपनीज होती है उनकी जनरली जो अर्निंग है वो 12% से भी ज्यादा के रेट से बढ़ रही होती है। फोर्थ, हमने आपको ये भी बताया कि इस टाइप की कंपनीज का जनरली मार्केट शेयर बड़ा होता है, यानी ये कंपनी अपने सेक्टर की जनरली बड़ी कंपनीज होती हैं। और फिफ्थ,
क्योंकि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं, इसलिए इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और इस वजह से इनका जो पी रेशियो होता है वो हाई रहता है, क्योंकि मार्केट इन्हें ज़्यादा वैल्यूएशन देता है। इसके बाद फोर्थ टाइप है साइक्लिकल्स। इनके बारे में हमने पहले भी बात की है कि ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस कभी कभी तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कभी कभी बहुत खराब चलता है, यानी इनका बिजनेस एक साइकिल ऑफ बूम टू डूम से गुजरता है। ऐसा देखा गया है कि जनरली इनके फंडामेंटल्स वीक होते हैं, ये कमोडिटीज में डील करते हैं और इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती है। अगर इनके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल्स एंड माइनिंग, सीमेंट, स्टील और ऑटोमोबाइल कंपनीज इनके अच्छे एग्जाम्पल हैं। और अगर इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके प्रॉफिट इरेगुलर होते हैं विद हाई डेट, यानी इन्हें कभी प्रॉफिट होगा, कभी बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा, कभी लॉस हो जाएगा और इनके ऊपर काफी डेट भी होता है। दूसरा, इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी फ्लक्चुएटिंग होते हैं, यानी कभी इनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, कभी कम होता है। थर्ड, इस टाइप की कंपनीज की जो अर्निंग ग्रोथ है वो ना के समान होती है। फोर्थ, इनका जो पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो जिस टाइम पर इनका जो बिजनेस है वो खराब साइकिल से गुजर रहा होता है उस टाइम पर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी नेगेटिव रहता है। और फिफ्थ, इनका जो कैश फ्लो है वो भी इरेगुलर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एसेट प्ले। ये वो स्टॉक्स हैं जो अंडर वैल्यूड होते हैं उनके सम ऑफ पार्ट्स की वैल्यूएशन के कंपैरिजन में। आपको याद होगा हमने आपको होल्डिंग कंपनीज के बारे में बताया था, जो कि जिसके शेयर्स वो होल्ड कर रही हैं जनरली उसके कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड होती हैं, तो वो कंपनीज इस कैटेगरी में आएंगी। तो एसबीआई और कामा होल्डिंग इसके अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद सिक्स्थ और लास्ट है टर्न अराउंड। ये ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि सालों से खराब परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब इनमें एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। बिजनेस में रिवाइवल आने के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट चेंज होना या सीईओ का चेंज होना या फिर कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलना। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बजाज फाइनेंस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि पहले बजाज फाइनेंस ऑटो लोन का बिजनेस करता था जिसमें मार्जिन भी कम थे और एनपीए भी ज्यादा होते थे। फिर 2005 एंड 6 के टाइम में जब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बाद ये कंपनी अलग से लिस्ट हुई, तब ये कंज्यूमर फाइनेंस के बिजनेस में आ गए और तब से ये कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं और आज ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को उसके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं और इससे आपको उस स्टॉक में रिसर्च करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट